ओम नमः शिवाय। मैं पंडित अनूप मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्ग कुंडलियों के बारे में। वर्ग कुंडलियों की आवश्यकता क्यों, हम क्यों इनका अध्ययन करें, इस विषय में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा यदि आपको वीडियो पसंद आता है। तो आइए आज हम बात करते हैं वर्ग कुंडलियों की। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्ग कुंडलियां हैं क्या, इनकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। मैं वर्ग कुंडलियों के बारे में शुरू करने से पूर्व आपको एक उदाहरण के माध्यम से ये समझाना चाहता हूँ कि वर्ग कुंडलियां दरअसल होती क्या हैं। मैं बात करूँगा उदाहरण के तौर पर मेडिकल स्टूडेंट्स का, जो सबसे पहले अध्ययन करते हैं MBBS का, जिसमें वो कंप्लीट एक व्यक्ति के शरीर के बारे में, शरीर के हर अंग के बारे में, जैसे हड्डियों के बारे में, हार्ट के बारे में, ब्रेन के बारे में, मस्कुलर सिस्टम के बारे में कंप्लीट अध्ययन करते हैं। वो कोर्स होता है उनका MBBS का। लेकिन जैसे ही जब पोस्ट ग्रेजुएशन की बात आती है, यानी स्नातकोत्तर की, वहाँ पर स्पेशलाइजेशन हो जाता है। क्या स्पेशलाइजेशन होता है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हार्ट का अध्ययन कर रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन में, हार्ट डिजीज़ में उसकी स्पेशलाइजेशन है, तो वो पर्टिकुलर हार्ट के बारे में उसको 2 साल की पढ़ाई करनी होगी। ऑलरेडी उसने अपने ग्रेजुएशन के दौर में पढ़ाई की हुई है, लेकिन उसकी विशेष पढ़ाई के लिए उसको स्पेशलाइजेशन करना है हार्ट के इसमें, पोस्ट ग्रेजुएशन में। इसी प्रकार से मान लीजिए सर्जरी की बात करता हूँ, तो जनरल सर्जरी का अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कोई छात्र करता है तो ऑलरेडी सर्जरी के बारे में उसने स्टडी किया हुआ है अपने ग्रेजुएशन के दौरान, लेकिन अब उसमें विशेष तौर पर उसको केवल और केवल कंसंट्रेट करना है सर्जरी के बारे में पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो जैसा मैंने बताया कि ग्रेजुएशन में आप तो सभी बातों का अध्ययन करते हैं, लेकिन जैसे आप स्पेशलाइजेशन में जाते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की स्टडी आपको करनी होती है। अब हम आते हैं वर्ग कुंडलियों पे। तो कुल 16 वर्ग कुंडलियाँ होती हैं। षोडश वर्ग के नाम से आपने सुना भी होगा। ये पहली जो कुंडली होती है यानी D1 चार्ट, ये किसी भी व्यक्ति के हर पक्ष का कंप्लीट एनालिसिस होता है। लेकिन जब हम इसके सूक्ष्म विवेचन के लिए यानी सूक्ष्म विश्लेषण के लिए हम जब जाना चाहते हैं किसी एक पक्ष के लिए, तो वहाँ पर बाकी की जो वर्ग कुंडलियाँ हैं इन्हीं बातों को एक्सप्लेन करती हैं। तो बस इस छोटे से बात से आप समझ लें कि बाकी वर्ग कुंडलियाँ क्या हैं। इसी जो प्रथम वर्ग कुंडली यानी D1 चार्ट, जिसको हम जन्मांक चार्ट के नाम से जानते हैं, इन्हीं की डिटेल एनालिसिस के लिए प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग वर्ग कुंडलियाँ हमारे पूर्वजों ने हमको दी हैं, यानी स्पेशलाइजेशन के लिए। तो हम सबसे पहले इन 16 वर्ग कुंडलियों के बारे में समझ लें कि 16 वर्ग कुंडलियाँ हैं क्या। तो जैसा मैंने पहले बताया आपको कि D1 चार्ट यानी जन्मांक चार्ट किसी एक व्यक्ति के हर पक्ष का एक विश्लेषण है उसमें। जैसे मान लीजिए आपके D1 चार्ट का जो पहला भाव है वो व्यक्ति के बारे में यानी उसके व्यक्तित्व के बारे में बताता है। जो दूसरा भाव है वो परिवार की, धन की स्थिति बताता है। तीसरा भाव भाई बहन के बारे में बताता है। तो इस प्रकार से बाकी जो शेष भाव हैं हर एक पक्ष को डिटेल करते हैं। वर्ग कुंडलियाँ क्या हैं, अब आइए इसको समझते हैं। जैसे होरा चार्ट है, जो दूसरा हमारा वर्ग कुंडली है, वो D2 चार्ट जिसको हम बोलते हैं, ये होरा कुंडली के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या है कि इसमें हम डिटेल एनालिसिस करते हैं धन के बारे में, कि जातक के धन की स्थिति क्या है। इसके बारे में जब हम स्टडी डिटेल करेंगे, या परिवार के बारे में, शास्त्रों में परिवार को ही धन समझा गया, यानी कुटुंब के बारे में या धन के, संचित धन के बारे में हम अगर स्टडी करेंगे तो हम होरा कुंडली का अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से D3 चार्ट यानी दृष्टांत चार्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें हम भाई बहनों के बारे में, पराक्रम के बारे में, इसके बारे में समझते हैं। उस व्यक्ति का पराक्रम कैसा होगा, उसके भाई बहनों की स्थिति क्या होगी, इसके बारे में हम एनालिसिस करते हैं दृष्टांत चार्ट यानी D3 चार्ट में। अब बात करता हूँ D4 चार्ट की, जिसमें हम उसी जातक के भाग्य के बारे में सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं, जिसका हमने D1 चार्ट यानी जन्मांक चार्ट में अध्ययन किया था। हमने 9वें भाव से वहाँ देखा था। यहाँ पर जो D4 चार्ट है, ये भाग्य पक्ष को सूक्ष्मता से विश्लेषण के लिए निर्मित किया गया। हम बात करेंगे D7 चार्ट की, जिसमें हम संतान पक्ष के बारे में
सूक्ष्मता से विवेचन करते हैं। जैसे आपके पास यदि कोई व्यक्ति आता है, संतान के से संबंधित प्रश्न पूछता है, तो सबसे पहले तो आप D1 चार्ट यानी जन्मांक को देखेंगे। उसके बाद आप सीधे D7 चार्ट का अध्ययन करेंगे कि संतान की क्या स्थिति है। इसका जो सूक्ष्म विवेचन होगा, सूक्ष्म विश्लेषण होगा, वो D7 चार्ट से होगा। अब इसके बाद हम बात करें D9 चार्ट की। तो D9 यानी नवांश कुंडली। तो नवांश कुंडली सबसे पहले तो आप समझ लें कि D1 चार्ट यानी जो जन्मांग है, इसका कन्फर्मिंग चार्ट होता है। इसके प्रत्येक पक्ष को आप कन्फर्म कर सकते हैं D9 चार्ट से। इसके अलावा ये आपके स्पाउस हाउस बोलते हैं, स्पाउस कुंडली यानी पति या पत्नी का विचार किया जाता है D9 चार्ट से यानी नवांश कुंडली से। इसके बाद हम बात करेंगे D10 चार्ट की, यानी जिससे हम कर्म का विचार करते हैं कि जातक का कर्म कैसा होगा, उसमें कितनी सफलता मिलेगी, कर्म से कितना सुख प्राप्त होगा। इसके बारे में सूक्ष्मता से जब विवेचन हम करते हैं किसी जातक के पत्रिका का, तो हमको D10 चार्ट का अध्ययन करना चाहिए। जातक के माता पिता के बारे में यदि बात करनी हो तो D12 चार्ट यानी द्वादशांश चार्ट के बारे में अध्ययन आवश्यक हो जाता है कि जातक अपने माता पिता के बारे में यदि जो भी जानना चाहे, वो हम द्वादशांश कुंडली से यानी D12 चार्ट से इसका अध्ययन करते हैं। तो हम बात करेंगे D16 चार्ट के बारे में। D16 चार्ट आप तब विश्लेषण करते हैं जब आप स्वयं, आपका यदि प्रश्न हो कि हमारे कुंडली में भूमि भवन वाहन की क्या स्थिति है, तो आप D16 चार्ट के बारे में स्टडी करते हैं। कि आपसे कोई जातक कहता है कि हमारी भूमि की या ज़मीन के बारे में या फिर वाहन के बारे में कोई प्रश्न होगा, इसका उत्तर आपको देगा D16 चार्ट। अब अगला चार्ट है D20 चार्ट यानी विषांश जिसको बोलते हैं। इस विषांश चार्ट से आप अध्ययन करते हैं इस व्यक्ति का, जिसकी पत्रिका आप देख रहे हैं, धर्म कर्म में क्या रुचि है इसकी, यानी उपासना पूजा पाठ के बारे में इसकी क्या रुचि है। आपको समाज में बहुत सारे लोग मिलते होंगे जो बोलते हैं अरे हमारा इन सब ढकोसलों में विश्वास नहीं है, हमारा ईश्वर में, आप उनको न पूजा करते हैं न कहीं कुछ करते हैं। इसके बारे में आपको स्पष्टता से अगर उत्तर मिलेगा तो ये मिलेगा D20 चार्ट से। अब विद्या बुद्धि की बात करना हो तो आप देखेंगे D24 चार्ट यानी D24 चार्ट में चतुर्विशांश जिसको बोलते हैं। इस चार्ट से आपको किसी भी जातक के विद्या बुद्धि, स्पेशली जब बच्चों का चार्ट आपके यहाँ माता पिता लेके आते हैं, बच्चों की कुंडली दिखाना चाहते हैं, उस समय इसका बड़ा रोल हो जाता है कि आप D24 देखें। इससे आप उस जातक की, जिसकी आप पत्रिका देख रहे हैं, उसके अध्ययन अध्यापन में क्या रुचि होगी, कितनी बुद्धि होगी, इसके बारे में विवेचना आप D24 चार्ट से करेंगे। सप्तविशांश चार्ट यानी D27 चार्ट, इससे उस जातक के बलाबल का विचार करेंगे जिसका आपने सबसे पहले D1 चार्ट यानी जन्मांक कुंडली देखी है। उसका सूक्ष्मता से उसके बलाबल का विवेचना करना हो तो आप देखेंगे D27 चार्ट। और D30 चार्ट अरिष्ट के लिए देखेंगे, यानी जस अपजस, जैसे आप बोलता किसी को अपजस मिलेगा, उसके एक्सीडेंट्स की स्थिति क्या है, उसका कब एक्सीडेंट हो सकता है या नहीं होगा, या वो स्वस्थ रहेगा, इसके बारे में यदि अरिष्ट के बारे में आपको विवेचना करनी हो तो आपको अध्ययन करना होगा D30 चार्ट का। अब मैं बात करूंगा खवेदांश की यानी D40 चार्ट की, जिसमें हम शुभ अशुभ की बात करते हैं कि व्यक्ति के साथ शुभ अशुभ कैसा होगा उसके जीवन में। इसके बारे में अगर हम विवेचना करना चाहें तो हमको D40 चार्ट का अध्ययन करना चाहिए। अब बात होगी D45 और D60 चार्ट। ये भी जैसा कि मैंने D9 के बारे में बोला था, इन चार्ट से D45 और D60 चार्ट से आप जीवन के हर पक्ष का अध्ययन कर सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं। यानी एक तरीके का ये भी कन्फर्मिंग चार्ट है D1 का। तो ये रही मित्रों सभी 16 वर्ग कुंडलियों के बारे में सूक्ष्मता से कैसे आप विवेचन करेंगे, क्यों करेंगे, इसके बारे में आपने इस वीडियो में देखा समझा। वीडियो कैसा लगा मित्रों अवश्य बताइएगा, और बाकी के हमारे शेष वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय से प्राप्त हो। धन्यवाद।